आज की रात कुछ ज़्यादा डर वाली थी, क्योंकि आज नीरजा सियॉन्स मतलब उस प्रेत को बुलाकर उससे कुछ सवाल पूछने वाली थी। नीरजा, आलोक, भारती और अपर्णा सभी लोग वीरा के कमरे में आ गए। वीरा उसी कमरे में बेड पर लेटी हुई थी। नीरजा ने टेबल के बीचों बीच एक बड़ी सी मोमबत्ती जलाकर रखी। अब कमरे में उस मोमबत्ती के अलावा रोशनी का कोई और जरिया नहीं था। टेबल के आसपास वो लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर बैठ गए और टेबल से थोड़ी दूरी पर नीरजा ने कुमकुम का एक घेरा बनाया। उसने सभी से बड़ी गंभीरता से कहा, चाहे जो हो जाए इस सर्कल के बाहर कदम नहीं रखना। हो सकता है वो साया वीरा को चोट पहुंचाए। वो रोएगी, चिल्लाएगी, मगर हम में से किसी को भी इस सर्कल को क्रॉस नहीं करना है। समझ गए? सभी ने हाँ में सर हिलाया। नीरजा ने उन्हें अब आंख बंद करने को कहा और फिर उसने भी आंख बंद करके हल्की आवाज में कुछ पढ़ना शुरू किया। उस कमरे में सिर्फ नीरजा की आवाज आ रही थी और अब सब कुछ शांत था, इतना शांत जैसे हवा ही रुक गई हो। और फिर अचानक से एक आहट हुई। यह आहट सभी को अपने पीछे सुनाई दे रही थी और धीरे धीरे चलने की गंध सारे कमरे में फैल गई। साफ पता चल रहा था जैसे कोई भारी कदमों से कमरे में अंदर आ रहा हो। नीरजा के मंत्र का उच्चारण चल रहा था और फिर आलोक को अचानक किसी के रोने की आवाज आई। यह आवाज वीरा की थी। आवाज सुनकर आलोक ने आंखें खोली और वीरा को देखने के लिए पलटा, पर उसने देखा कि वीरा अपने बेड पर नहीं थी, पर रोने की आवाज अभी भी आ रही थी। उसने घबराकर आसपास नजरें घुमाई तो देखा वीरा छत के एक कोने में हवा में लटकी थी। ये देखकर आलोक की आंखों में डर उतर आया, मगर अजीब बात थी कि आलोक के अलावा किसी और को वो आवाज नहीं सुनाई दे रही थी। तभी नीरजा ने आलोक को देखा और कहा, मुझे पता है हम सभी को वो प्रेत धोखा देने की कोशिश कर रहा है। अपने आसपास जो भी हो उस पर भरोसा मत करना। आलोक ने वीरा को अनदेखा करते हुए अपनी आंखें कस के बंद कर ली, मगर रोने की आवाज उसे परेशान कर रही थी। और तभी तेज हवा चलने लगी। कमरे की सारी खिड़कियां अचानक खुल गई। सर्कल के बीच रखी मोमबत्ती की लौ हिलने लगी और फिर आलोक को हड्डियां तोड़ने जैसी आवाज आई और उसके साथ सुनाई दी वीरा की तेज चीख। आलोक ने देखा कि वीरा अपने ही हाथ की उंगलियां एक एक करके तोड़ रही थी और हर उंगली के साथ उसकी एक तेज चीख निकलती। उसका चेहरा बदल चुका था, आंखें बड़ी थी और दर्द के बावजूद चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट थी। वो मंजर सिर्फ आलोक को ही दिखाई दे रहा था। वीरा को दर्द में देख उससे रहा नहीं गया। उसने उठने की कोशिश की, मगर नीरजा ने उसका हाथ और जोर से पकड़ लिया। नीरजा ने कहा, बस थोड़ी देर और, ये स्पिरिट बहुत पावरफुल है, बस थोड़ी देर और। लेकिन वीरा की उंगलियों की टूटने की आवाज और वीरा की चीख अब आलोक के बर्दाश्त से पार होती जा रही थी। और फिर वही हुआ जिसका डर था। आलोक टेबल से उठ गया। वो उस सर्कल को क्रॉस करने ही वाला था कि नीरजा ने उसे रोकने के लिए हाथ बढ़ाया और इसी बीच नीरजा का पैर फिसला और वो उस घेरे के बाहर चली गई। अचानक वीरा एक झटके से नीचे गिर पड़ी। जैसे जो ताकत उसे थामे हुए थी उसने उसका शरीर एकाएक छोड़ दिया हो। लेकिन अब वो साया नीरजा की जान के पीछे था। नीरजा ने जल्द से जल्द उस सर्कल में वापस जाने की कोशिश की, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी।
उस साय ने नीरजा का गला दबाना शुरू कर दिया। आलोक ने भारती और अपर्णा को संभाला। उसे पता था कि यदि किसी और ने उस सर्कल को लांदा तो वो साया उसे नहीं छोड़ेगा। नीरजा के ऊपर वो शैतान था। नीरजा उसे देखकर डर गई, पर उसने थोड़ी हिम्मत की और उस प्रेत के सिर पर हाथ रखा और जोर जोर से वो एक मंत्र बोलने लगी। वो शैतानी साया नीरजा को मारने की पूरी कोशिश कर रहा था, पर नीरजा की मंत्रों की ताकत उसे कमजोर बना रही थी। और फिर एक झटके में उस साये ने नीरजा को छोड़ दिया। नीरजा हाफती सी वापस घेरे में आ गई, मगर कुछ तो था जिसकी वजह से नीरजा बहुत ज्यादा घबरा गई थी। उसने आलोक से कहा, ये रूह किसी ऐसे इंसान की है जिसमें जीते जी भी बहुत हैवानियत भरी हुई थी, और मरने के बाद इस हैवानियत ने एक बहुत ही ताकतवर रूप ले लिया है। उसने मुझसे कहा कि यदि मैं यहाँ से नहीं गई तो वो एक एक करके मेरे नर्सरी के बच्चों को मार देगा। आई एम सॉरी भारती, आई एम सॉरी, पर मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकती। तुम लोगों को किसी और की मदद लेनी पड़ेगी। आई एम रियली सॉरी। ये कहते हुए नीरजा हाफते हुए उस घर से बाहर चली गई। आलोक ने वीरा को संभाला। उसकी हालत अब बद से बदतर हो गई थी। यह दूसरी लड़ाई थी उस शैतानी साये के साथ जो वीरा हार चुकी थी, और अब आलोक को भी लगने लगा था कि शैतान से जीतने का शायद कोई तरीका नहीं है। देर रात जब वीरा की आंखें खुली तो उसने खुद को हॉस्पिटल के बेड पर पाया। उसके हाथ पर प्लास्टर चढ़ा था। एक कमजोरी उसे अपने शरीर में महसूस हो रही थी। पिछली रात जो कुछ हुआ था उसे धुंधला धुंधला ही याद था। उसने देखा कि आलोक उसके बेड के पास सोफे पर सर टिकाए सो रहा था। शायद सारी रात बैठे बैठे उसकी आंख लग गई थी। वीरा ने जरा उठने की कोशिश की तो आलोक की नींद खुल गई। उसने वीरा को उठने में मदद की और पूछा, हाउ आर यू फीलिंग वीरा? वीरा ने धीमे से कहा, ठीक हूँ, पर थोड़ी घुटन हो रही है यहाँ। क्या हम बाहर चल सकते हैं? आई जस्ट नीड सम फ्रेश एयर। आलोक ने थोड़ा सोचकर कहा, एज ए डॉक्टर तो मैं ये अलाउ नहीं कर सकता, बट तुम्हारे लिए कुछ रूल्स तोड़े भी जा सकते हैं। एक हल्की सी हंसी वीरा के चेहरे पर आ गई, जैसे आलोक सिर्फ उस एक हंसी के ही इंतजार में था। आलोक वीरा को लेकर हॉस्पिटल की छत पर आ गया, जहां वो अक्सर जाया करता था, कभी कुछ यादों से भागने तो कभी उन्हें दोबारा जीने। चांद की रोशनी में उन दोनों को मुंबई शहर साफ नजर आ रहा था। वो शहर जो ना दिन में सोता है ना रात में। उस छत पर एक बेंच पर वीरा और आलोक देर तक बैठे रहे। वीरा ने आलोक की तरफ देखा और एक गहरी सांस लेकर कहा, अब अगर मैं मर भी जाऊं तो परवाह नहीं है, बिकॉज आई एम विथ यू। आलोक को याद आया कि जिस परेशानी में वीरा है, आगे कुछ भी हो सकता है। वो वीरा को खो भी सकता था। उसके अंदर एक डर की लहर दौड़ गई। उसने वीरा का हाथ थाम लिया। कुछ देर उसे वो ऐसे ही देखता रहा, जैसे वो उन कुछ लम्हों में उसे जी भर के देख लेना चाहता था। चांद की रोशनी में कमजोर सी वीरा भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। आलोक ने वीरा से कहा, मैं एक बार पहले भी किसी को खो चुका हूं, अब तुम्हें नहीं खो सकता। आई कांट लूज अगेन वीरा, बिकॉज आई लव यू। प्लीज तुम मुझे छोड़कर मत जाना, प्लीज। वीरा उसे देखती रही। उसने कुछ देर सोचकर कहा, मैं ही क्यों, तुम्हें तो कोई भी मिल जाएगी। मेरी इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, मैं नहीं चाहती कि मेरे कारण तुम्हें सफ़र करना पड़े। मगर आलोक फैसला कर चुका था, और ये बात वीरा भी उसकी आंखों में साफ देख सकती थी। आलोक ने कहा, मैंने तुम्हारी प्रॉब्लम्स को बहुत पहले ही अपना लिया था, और वैसे भी प्यार कुछ कैलकुलेट करके तो नहीं किया जाता, वो तो बस हो जाता है। वो दोनों कुछ देर
एक दूसरे को देखते रहे। तारों भरी रात उस लम्हे को और भी खूबसूरत बना रही थी। वो दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आने लगे। उनके प्यार में अब ना कोई बंदिशें थी और ना कोई हदें। वीरा ने धीमे से कहा, आई लव यू टू डॉक्टर साहब, और वो एक दूसरे के हो गए। वो रात हमेशा हमेशा के लिए आलोक और वीरा के लिए यादगार बन गई थी। पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर विशाल कर्माकर वीरा के केस की छानबीन में ही लगा था, मगर अब तक कुछ भी ठोस हाथ नहीं आया था। कहीं ये केस का डेड एंड तो नहीं है। वो ये सोच ही रहा था कि तभी उसका फोन बजा। उसने फोन रिसीव किया और कहा, इंस्पेक्टर विशाल कर्माकर यार। दूसरी तरफ से आवाज आई, सर वो जिस कार की डिटेल्स आपने ढूंढने को कहा था उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है। विशाल ने सामने वाले की बात खत्म होने का इंतजार भी नहीं किया और कहा, मैं आरटीओ आ रहा हूं, और उसने फोन नीचे रख दिया। वो तेज कदमों से अब स्टेशन के बाहर जा रहा था। आखिरकार इस केस में अब एक नया मोड़ आने वाला था। वीरा हॉस्पिटल के कमरे में आराम कर रही थी। वो सोना नहीं चाहती थी, मगर थकान और कमजोरी इतनी ज्यादा थी कि चाहकर भी वो आंखें खुली नहीं रख पा रही थी। और जैसे ही उसकी आंख लगी, बुरे ख्याल दौड़ते हुए उसके करीब आ गए। अचानक से वीरा बेचैन होने लगी। उसने देखा कि वो रात के अंधेरे में एक घने जंगल में भाग रही है। कोई उसका पीछा कर रहा है। वो बार बार पीछे मुड़कर देख रही है, पर वहाँ कोई नहीं है। उसके पेट पर अभी वैसा ही घाव है जैसा उस दिन था जब वो हाईवे पर थी। वीरा की सांसें फूलने लगती है, पर वो दौड़ना बंद नहीं करती। वो लगातार चिल्लाती रहती है, कोई है यहाँ, हेल्प मी प्लीज प्लीज, मेरी कोई मदद कीजिए, हेल्प मी। मगर इस रात के अंधेरे में दूर दूर तक कोई नहीं था, और वो जंगल खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। पर ये सपना रोज की तरह उस साये का डरावना मजाक नहीं था। ये ऐसा लग रहा था जैसे वीरा के बीते हुए कल का सच हो, और वीरा इसे एक बार पहले भी जी चुकी हो। अपनी जान के लिए भागते भागते वीरा के पैर एक पत्थर पर पड़ जाते हैं और वो बुरी तरह गिर जाती है। उसके हाथ में और सिर में चोट लग जाती है, मगर अभी जान बचाना ज्यादा जरूरी है। वो एक लंबी सांस लेकर खुद को संभालती है और दोबारा भागना शुरू करती है। वो इस सपने से जागने की बड़ी कोशिश करती है, झटपटाती है, और एक जोर की चीख के साथ वीरा का सपना टूटता है और वो हाफते हुए उठ के बैठ जाती है। पसीने से लथपथ वो जैसे तैसे खुद को संभालती है। सपना टूट जाने के बाद भी एक अजीब सी घबराहट थी उसके मन में। वो बड़बड़ाने लगी, ये सिर्फ सपना नहीं हो सकता, कुछ तो था। ऐसा क्यों लग रहा था जैसे ये सब पहले भी देख चुकी हूं मैं। वो जंगल, वो पीछा करता हुआ आदमी, मगर कब? और वो आदमी कौन था? वो आदमी कौन? कमरे के बाहर से आ रही आवाजें बढ़ती जा रही थी, इसलिए वीरा जैसे तैसे कमरे के बाहर आई और उसने देखा कि बाहर कॉरिडोर में नर्सेज यहाँ से वहाँ भाग रही थी। वीरा हैरान थी। उसने रिसेप्शन पर जाकर वहाँ बैठी नर्स से पूछा, सिस्टर ये सब क्या हो रहा है? सब कुछ ठीक तो है ना? नर्स, जो किसी पेपर वर्क में लगी हुई थी, थोड़ा चिढ़कर कहती है, कोई फिल्म का हीरो है सिद्धार्थ राणा, पास ही कहीं उसकी फिल्म की शूटिंग करते हुए माइनर सा एक्सीडेंट हो गया, उसकी खातिरदारी हो रही है ये। हॉस्पिटल के बाहर लोगों का जमावड़ा था। वो यहाँ अपने चाहते सुपरस्टार का एक झलक देखने के लिए आए थे, और जिन्हें रोकने की नाकाम कोशिश उस हॉस्पिटल के गार्ड्स कर रहे थे। मीडिया के लोग कैमरा और माइक लिए बस एक मौका ढूंढ रहे थे कि किसी हॉस्पिटल के स्टाफ से सिद्धार्थ की कुछ न्यूज़ ही मिल जाए। वीरा ने देखा कि आलोक वहीं हॉस्पिटल के मेन गेट पर खड़ा है और न्यूज़ रिपोर्टर्स उसका इंटरव्यू ले रहे हैं।
वीरा थोड़ा आगे जाकर आलोक को देखने लगी। आलोक बड़ी गंभीरता और समझदारी के साथ रिपोर्टर्स से बात कर रहा था। वीरा को यकीन नहीं हुआ कि आलोक जैसा शख्स उससे प्यार कर सकता है। तभी वहां खड़े रिपोर्टर्स ने अपने कैमरा का डायरेक्शन वीरा के तरफ कर दिया। दरअसल वीरा के पीछे से सिद्धार्थ राणा आ रहा था। जो चैनल्स इस इवेंट का लाइव टेलीकास्ट कर रहे थे, उनके स्क्रीन पर वीरा का चेहरा था और चाहे कुछ सेकंड्स के लिए ही सही, पर देश के लाखों करोड़ों लोगों ने वीरा को देखा था। नवीन सहानी अपने आलीशान बंगले में टीवी के सामने बैठा हुआ था। हाथ में विस्की का गिलास था। लगा जैसे बहुत कम उम्र में जिंदगी से बहुत कुछ मिल गया था उसे। विस्की का घूंट लेते हुए वो टीवी पर बार बार चैनल बदल रहा था। बदलते हुए चैनल्स के बीच उसकी नज़र किसी चीज़ पर पड़ी और उसी एक पल में उसके होश उड़ गए। पहले तो उसे लगा कि उसकी आंखों को धोखा हुआ है, मगर जब ध्यान से देखा तो वो इस कदर घबरा गया कि उसके हाथ से विस्की का ग्लास छूट गया। टीवी पर वीरा थी। वो अपनी कुर्सी से उठा, माथे से पसीना पोंछकर उसने हड़बड़ी में किसी को फोन किया और घबराती हुई आवाज में उसने बोला, संजना मिल गई है। नो 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 नो, आई एम 100% श्योर वही है। अब शायद वीरा के अतीत का एक अहम पहलू खुलने वाला था। वीरा वही संजना थी जिसे याद करके वो बूढ़ी औरत हॉस्पिटल में चीख रही थी। नवीन ने फटाफट कार की चाबी उठाई और भागते हुए फ्लैट से निकल गया। नवीन सीधे एक कैफे में पहुंचा जहां दिव्या उसका पहले से ही इंतजार कर रही थी। उसे घबराया हुआ देख वो भी थोड़ी डर गई थी। उन दोनों ने कॉफी ऑर्डर की और दिव्या ने नवीन से पूछा, आई कांट बिलीव यू रियली सॉ हर, डिड यू? नवीन ने उसका कुछ जवाब नहीं दिया क्योंकि वो भी इस बात पर भरोसा नहीं कर पा रहा था। पुलिस स्टेशन में विशाल को भी एक बड़ा सुराग हाथ लग चुका था कि तभी उसके कैबिन में नवीन और दिव्या पहुंचे। विशाल ने उन्हें बैठने को कहा और बोला, जी बताइए, क्या मदद कर सकता हूं मैं आपकी? दिव्या ने इंस्पेक्टर से कहा, एक्चुअली सर, बात यह है कि हमारी एक फ्रेंड संजना कई दिनों से गायब थी, मगर आज ही हमें पता चला है कि वो आपके एरिया में किसी हॉस्पिटल में है, तो हमें लगा शायद आपसे ही कुछ इन्फॉर्मेशन मिले। विशाल ने दिव्या की बात सुनी और फिर उसने अपने टेबल के दराज से एक फोटो निकालकर नीरज और दिव्या को दिखाई और कहा, कहीं इस लड़की की बात तो नहीं कर रहे हैं आप लोग? ये फोटो वीरा की थी। उन दोनों ने उसे एक बार में ही पहचान लिया। नीरज ने हामी भरते हुए कहा, जी सर, यही है संजना, हमारी फ्रेंड संजना। यह सुनकर विशाल थोड़ा खुश हुआ। उसने कहा, आज का दिन भी कमाल है। नीरज और दिव्या को कुछ समझ नहीं आया। विशाल ने आगे कहा, आज ही मुझे पता चला है कि इस लड़की का नाम संजना है। हमें इनकी कार हाईवे के किनारे जंगल में पूरी तरह जली हुई मिली। बस एक बुरी खबर है, उस एक्सीडेंट की वजह से इस बेचारे की याददाश्त चली गई है। लेकिन आप घबराइए मत, आपकी दोस्त मेरे काबिल और ख़ास दोस्त डॉक्टर आलोक के घर पर है। चलिए वहीं चलकर इस केस को क्लोज करते हैं। यह सुनकर दिव्या और नीरज की जान में जान आई। आज भारती के घर में बहुत खुशी का दिन था क्योंकि वीरा ठीक होकर वापस घर आई थी। आलोक, अपर्णा, भारती और वीरा सब साथ मिलकर लंच कर रहे थे। पुरानी बातों का जिक्र किसी ने नहीं किया, बस सब उस पल को एंजॉय कर रहे थे। आलोक और वीरा चोरी छुपे एक दूसरे को देख रहे थे, पर वो ये नहीं जानते थे कि भारती और अपर्णा को इनके नए रिश्ते का पता चल गया था। और यही कारण था कि उन दोनों के चेहरे पर भी एक लंबी मुस्कान थी। पर शायद ये खुशी वाला पल ज्यादा देर टिकने वाला नहीं था। घर की डोरबेल बजी। आलोक ने जाकर दरवाजा खोला तो देखा इंस्पेक्टर विशाल कर्माकर सामने खड़ा था। साथ में दिव्या और नीरज भी थे। आलोक ने उन्हें अंदर बुलाते हुए कहा, क्या हुआ विशाल,
कुछ पता चला कि वो कार किसकी थी? इंस्पेक्टर ने अपनी टोपी उतारकर उसे बगल में दबाते हुए कहा, पता तो बहुत कुछ चल चुका है डॉक्टर साहब, इनसे मिलिए, यह है दिव्या और नीरज। ये दोनों वीरा मैडम, मेरा मतलब है कि संजना मैडम के दोस्त हैं। आज ही स्टेशन पर आकर इन्होंने पूछताछ की और सारा मामला समझ आ गया। आलोक कुछ कहता उसके पहले दिव्या दौड़ती हुई अपनी दोस्त संजना के पास गई और उसे गले से लगा लिया। वीरा नहीं जानती थी कि वो लड़की कौन है जो उसे गले लगा रही है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे खुश होना चाहिए या दुखी होना चाहिए। और आलोक भी वीरा को एक डर के साथ देख रहा था। वीरा का बीता हुआ कल लौट आया था और इसलिए उसका आज शायद अब कोई मायने नहीं रखता था। वीरा के जाने का वक्त आ गया था और कहीं विशाल ये भी जानता था कि अगर वीरा का बीता हुआ कल फिर से लौट आया है तो वो शैतान उसे क्यों मारना चाहता है इसका भी पता चल ही जाएगा। मगर एक सवाल ऐसा था जिसका जवाब ना आलोक के पास था और ना वीरा के पास, और वो ये कि क्या उस आने वाले कल में उनके प्यार के लिए कोई जगह होगी भी या नहीं। आगे क्या होगा जानने के लिए ट्यून इनटू द ऑडियो फिल्म प्रोजेक्ट विद डायरेक्टर विक्रम भट्ट, मंडे टू सैटरडे रात 9 बजे। साथ ही से सुनिए रेड एफएम इंडिया और सभी लीडिंग पॉडकास्ट ऐप्स पर। रेड एफएम, बजाते रहो।